अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ लेक्सिकल एनालाइज़र। तो हम अब इसको कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे कि हमने लेक्सिकल एनालाइज़र में क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर 2 है, इसके हम ऑलमोस्ट बनाएंगे 2 to 3 लेक्चर्स मैं कोशिश करूँगी जिसमें आपका ये दूसरा चैप्टर जो है वो कवर हो जाए। यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो लिखा हुआ है दैट इज़ दिस इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ कंपाइलर। सो ऑलमोस्ट इसका 20 to 30% जो कंपाइल टाइम है वो लेक्सिकल एनालाइज़र में लगता है, बिकॉज रीडिंग कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इज़ डन ओनली इन दिस फेज़। यानी बेसिकली आपका प्रोग्राम जो है वो सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइज़र के पास ही जाता है। अच्छा, व्हेनेवर आई से अ प्रोग्राम, तो आई एम जस्ट रेफरिंग that maybe we are studying, we have wrote some program in C language, that's a small program, और अब हम उसको कंपाइल कर रहे हैं। तो मैं फिर उस सेंस में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपका प्रोग्राम जो है वो लेक्सिकल एनालाइज़र को दिया गया है और अब वो उसको 1 by 1 रीड करेगा, यानी करेक्टर बाय करेक्टर। द सेम इज़ द थिंग जब यहाँ पे कहा जाता है कि करेक्टर बाय करेक्टर रीडिंग, तो इसका मतलब यही है कि आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कुछ राइट डाउन किया है और अब हम उसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड आउट कर रहे हैं। बाकी सारी बातें वही लिखी हुई हैं, हम साथ साथ देखेंगे। ये हमारे चैप्टर की आउटलाइन है जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस ऑफ सेपरेटिंग लेक्सिकल एनालिसिस फ्रॉम सिंटैक्स एनालिसिस, स्कैनरी टास्क लेक्सिकल एनालाइज़र के, रिकवरी, टोकन पैटर्न्स, लेक्सीम्स, स्ट्रैटेजीज, इनपुट बफरिंग, स्पेसिफिकेशन ऑफ टोकन्स, रिकग्निशन ऑफ टोकन्स और फाइनाइट स्टेट मशीन, और फिर हम इसमें लेक्स टूल को भी थोड़ा स्टडी करेंगे। तो ये टोटल 11 हेडिंग्स हैं आपके इस सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर आई होप कि आपने पूरा कर लिया होगा, और मैं एक बात साथ क्लियर कर दूं कि येस, यू आर रिक्वायर्ड टू मेमोराइज दीज थिंग्स एज वेल। लास्ट चैप्टर में जब मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें ये लिखा हुआ था कि इफ़ यू आर गोइंग टू राइट डाउन अ कंपाइलर कम्प्लीटली, सो व्हाट आर द रिक्वायर्ड स्किल्स विच आर नॉट प्रेजेंट आई थिंक एट दैट लेवल इन यू, कि आप उसको भी बनाएं। तो इट वोंट बी लाइक कि आई वुड बी आस्किंग यू टू मेक कंपाइलर्स and that would be solely a practical subject. So I am clearing it in every lecture that you are required to memorize the things, because this is a theoretical subject as well, and it is not like theory of automata जिसमें आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एंड कोई भी आपका जो है वो क्वेश्चंस लिखने वाला, यानी थ्योरेटिकल कुछ नहीं था। लेकिन अभी यू आर रिक्वायर्ड टू डू अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल थिंग्स, सो यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स वट एवर इज़ इम्पॉर्टेंट। मे बी आप अपने अल्फाज में लिखें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, और you should be able to define certain things, to distinguish between certain things, to write down the advantages of certain things, disadvantages and all that stuff. अच्छा, लेक्सिकल एनालाइज़र को हम स्कैनर भी कहते हैं, दैट्स अ स्मॉलर वर्ड यूज्ड फॉर दैट। इसको टोकनाइज़र भी कहते हैं। दिस टू नेम्स आर यूज्ड फॉर लेक्सिकल एनालाइज़र, और यहाँ पे अक्सर बुक में इन्होंने सिर्फ LAB लिखा होगा, तो दैट इज़ ऑल्सो सेम थिंग। तो स्कैनर या LA या लेक्सिकल एनालाइज़र, ये सारी चीज़ें हम इसको हम एक ही चीज़ को हम डिनोट कर रहे होंगे। परफॉर्म्स द टास्क ऑफ रीडिंग सोर्स टेक्स्ट एज अ फाइल ऑफ करेक्टर। अच्छा, यानी अब यहाँ पे इसमें सारी इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है जिसमें आपको बता रहे हैं कि आप सोर्स टेक्स्ट की फ़ाइल को पिक करते हैं, उसको करेक्टर बाय करेक्टर रीड करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं टोकन्स में, और टोकन्स जो हैं वो नेचुरल लैंग्वेज के वर्ड्स की तरह होते हैं। और हम ये सारा इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह हम रेगुलर एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं टू स्पेसिफाई द टोकन्स, और हमारे पास हम डिज़ाइन कैसे करेंगे उसको फाइनाइट ऑटोमेटा यूज़ करते हुए या लेक्सटेल यूज़ करते हुए या NFA DFA, ये सब चीज़ें जो हैं हम अब इसमें डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इन चीज़ों की आपको डिटेल बताऊँ। व्हेनेवर वी विल गेट इनटू द टॉपिक, तो हम उस टाइम उस चीज़ की एग्जैक्ट डिटेल्स पढ़ लेंगे। सो वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लेक्सिकल एनालिसिस इज़ द एक्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन द सोर्स टेक्स्ट इनटू अ सेट ऑफ वर्ड्स कॉल्ड टोकन्स। अब हम क्या कर रहे हैं? हम सोर्स टेक्स्ट को
कन्वर्ट कर रहे हैं टोकन्स में, हम उसको ब्रेक डाउन करके उसके टोकन्स बना रहे हैं। ईच टोकन इज फाउंड बाय मैचिंग द सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स टू पैटर्न्स। अच्छा, हर टोकन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? हम सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स को पैटर्न से मैच करते हैं। व्हाट इज अ पैटर्न? पैटर्न आपकी लैंग्वेज का एक पैटर्न है। आपकी जो भी लैंग्वेज है उसका कोई पैटर्न होता है। जैसे इंग्लिश है, उसका कोई स्पेसिफिक पैटर्न है ना, आपको पता है। आप उसे लेफ्ट साइड से लिखते हैं, उसकी यानी ग्रामर समझ लें, यानी एक ग्रामर है ना। आपको पता है कि आपने कब हैज़ लगाना है, कब हैव लगाना है, आपको टेंसेस का पता है। सो योर लैंग्वेज हैज़ अ पैटर्न। Urdu has a pattern. Similarly, whatsoever language you are going to use in your programs, they are going to have certain patterns. So आप क्या करते हैं? आप sequential characters को पैटर्न से मैच करते हैं और फिर टोकन बनाते हैं। इसकी आगे प्रॉपर डेफिनेशन भी आएगी। In general, programming languages are defined using context-free grammars, and these includes regular languages. हमारे पास context-free grammar होते हैं। एक ये ग्रामर है जिसे आप ये समझ लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं। तो इन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को यूज़ करते हुए आपकी कोई ना कोई लैंग्वेज डिफाइन होती है। दीज ग्रामर्स आर वेरी इजी। एज पर एज आई रिमेंबर, हमने एक छोटी सी एग्जांपल पीछे किसी एक लेक्चर में की थी, इसी चैप्टर में शायद वो कोई है। तो दैट्स अ वेरी इजी वे। और हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं। रेगुलर लैंग्वेजेस हम किसे कहते हैं? रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट लैंग्वेजेस होती हैं जो कहीं ख़त्म हो जाती हैं। तो ये रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं ये आपके ऑटोमेटा में भी थी, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी थी, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स को पढ़ा नहीं था बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं बचा था कि हम उस टॉपिक को भी कवर करते। अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास ऑल द टोकन्स आर डिफाइंड विद रेगुलर ग्रामर। आपके सारे टोकन्स किसी रेगुलर ग्रामर से डिफाइन होते हैं और लेक्सिकल एनालाइजर जो है वो आइडेंटिफाई करता है स्ट्रिंग्स को एज अ टोकन के तौर पे और उनको फिर सिंटैक्स एनालाइजर के पास भेज देता है पार्सिंग के लिए। ठीक हो गया। तो टिपिकल एनालाइजर इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये आपके पास एक सिंटैक्स एनालाइजर है, लेक्सिकल एनालाइजर है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास कोड है किस सी लैंग्वेज में लिखा हुआ लेट से, और ये हमारे पास टोकनाइजर है और यहाँ पे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है इसको। अब हम इसे यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि आपने इस लैंग्वेज को अगर रिकग्नाइज करना है तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसके मुताबिक ये लैंग्वेज बनी हुई है। अब आप ज़रा टेक्निकली समझें। जब मैं आपको ये बताती थी कि यू आर गोइंग टू स्टडी द रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड दे आर गोइंग टू डिफाइन द लैंग्वेजेस, बट वो लैंग्वेजेस कैसी होती थी? ए बी बी बी, ए बी ए, या ट्रिपल बीज आ रहे हैं, ट्रिपल सीज आ रहे हैं, ऐसी लैंग्वेजेस ही हम बनाते थे। लेकिन अब हमने ऑटोमेटा को बेसिक्स में पढ़ा, हमने उससे बहुत मॉडर्न लैंग्वेजेस डेवलप नहीं की। लेकिन बेसिकली जब भी कोई मॉडर्न लैंग्वेज बनती है तो उसका कोई पैटर्न होता है, वो किसी पैटर्न पे होती है और उस पैटर्न को हम रेगुलर एक्सप्रेशंस यूज करते हुए डिफाइन कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशन देते हैं, टोकनाइजर के पास फाइनाइट ऑटोमेटा से वो उस रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाता है और फिर आपके स्पेसिफिक टोकन्स जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। ये हमारे लेक्सिकल एनालाइजर इस तरह काम करते हैं। मैं आपको इसको साथ साथ डिटेल से बताती हूँ, साथ साथ थ्योरी पढ़ के। सो डोंट थिंक दैट लेक्सिकल एनालाइजर रीड्स द कंप्लीट टेक्स्ट and send stream of tokens. It is not so. The interaction of lexical analyzer with the parser is shown. Only on getting the request from the parser, the lexical analyzer reads the next token and sends the next token to the parser. So if the token is an identifier or a procedure, then lexical analyzer stores that token in the symbol table. Now here we are just studying the very certain thing that says that actually lexical analyzer एकदम ही स्ट्रीम को रीड आउट नहीं कर लेता, बल्कि वो वन बाय वन रीड आउट करता है। इसका मतलब ये है कि आप सबसे पहले फर्स्ट लेटर या फर्स्ट चीज रीड करेंगे, उसका टोकन बना के पार्सर को देंगे। अच्छा, हम यहाँ पे पार्सर और टोकनाइजर भी बोल सकते हैं, वो ज़्यादा आसान रहता है, या स्कैनर और पार्सर। स्कैनर इज लेक्सिकल एनालाइजर एंड पार्सर इज सिंटैक्स एनालाइजर। तो हम क्या कहते हैं
कि सोर्स प्रोग्राम ये हमारे स्कैनर को मिला, ये एक टोकन इसको भेजता है, फिर ये रिक्वेस्ट करता है कि अगला टोकन दे, फिर वो अगला टोकन भेजता है, फिर ये नेक्स्ट के लिए रिक्वेस्ट करता है, और इस तरह ये हमारे पास जो है वो लेक्सिकल एनालाइजर वर्क करता है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और भी चीज बताई हुई है एग्जाम्पल के तौर पे भी, कि अगर आपके पास सोर्स टेक्स्ट हो A+B, तो ये A+B को एट वंस रीड करके उसके टोकन सेंड नहीं करेगा, बल्कि वो जब सबसे पहली रिक्वेस्ट उसे मिलेगी पार्सर से, तो वो सबसे पहली स्ट्रिंग A को रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी टोकन आईडी बनाएगा, उसको स्टोर करेगा सिंबल टेबल में, और फिर टोकन आईडी सेंड करेगा पार्सर को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ आती है जिससे कि जो आइडेंटिफायर हो, तो हम उसकी वैल्यू, आइडेंटिफायर या प्रोसीजर, ये देखें आइडेंटिफायर या प्रोसीजर हो तो उसकी वैल्यू को हम लाजमी स्टोर करते हैं सिंबल टेबल में। ठीक हो गया? आप 1 बाय 1 उसको रीड करते हैं, और आप जब भी कोई ऐसी चीज आती है विच इज लाइक इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको सिंबल टेबल में स्टोर करते हैं, ताकि दोबारा भी अगर वो कहीं आए तो उसकी क्या वैल्यू है, क्या एट्रीब्यूट है, हम वो सारी चीजें रिट्रीव कर सकें। ये सब चीजें आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे ये बता रहे हैं इस वाले पैराग्राफ में कि वो 1 बाय 1 उसको सेंड करता है, और जब भी उसे कोई आइडेंटिफायर या प्रोसीजर मिलता है उसको वो सिंबल टेबल में स्टोर करवाएगा, और फिर 3 स्टेप्स में वो सारा काम जो है वो हो जाएगा, क्योंकि ये 3 लिटरल्स हैं। ऑन आउट ऑफ ऑल द फेजेस ऑफ कंपाइलर स्पेंड्स मच टाइम इन लेक्सिकल एनालिसिस। अब जी हाँ, यहाँ पे हमें अभी भी वैसे ऊपर भी पता चल गया कि सबसे ज़्यादा टाइम आप लेक्सिकल एनालिसिस में स्पेंड करते हैं, बिकॉज यू डू लाइक आपकी ये बेसिक्स हैं, या आप सारी जो करेक्टर रीडिंग है वो आप इसमें करते हैं। ये करेक्ट होगी तो अगले फेजेस भी करेक्ट चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों चीज़ें कंबाइन भी तो हो सकती है ना, लेक्सिकल एनालिसिस एंड पार्सिंग कुड बी कंबाइन, लेकिन हम इनको डिफरेंट करते हैं, उसके सर्टेन एडवांटेजेस हैं, अभी हम देखेंगे कि वो क्या एडवांटेजेस हैं। यहाँ पे वैसे आप एक बार देख सकते हैं कि ये हमारे पास प्रोग्राम है, और ये इसके टोकन्स बने हुए हैं, और ये टोकन्स फिर पार्सर को 1 बाय 1 मिलते हैं। यहाँ पे इफ को इन्होंने एज इट इज इफ लिखा है, ये देखें ये है लेफ्ट पैरेंथेसिस, एक्स इज एन आइडेंटिफायर IDE, ये है लेस देन ऑपरेटर, फिर 1 इज अ नंबर, ओके, देन वी हैव दिस इज राइट पैरेंथेसिस, फिर आप देखें लेफ्ट ब्रैकेट ID असाइनमेंट ऑपरेटर ID, ये जब भी एक्स आ रहा है तो हम उसे ID बोल रहे हैं, तो दिस इज सेमीकोलन नॉट स्नैपचैट, आई होप यू नो दैट। और इस तरह करके हमारे सारे टोकन्स बन गए हैं, और इन टोकन्स को अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जैसे इफ था, इफ इज अ कीवर्ड राइट, एल्स इज अ कीवर्ड। अब हमारे पास हम अक्सर जब इसकी टोकनाइजिंग करते हैं तो पहले भी जिस तरह हमने की, तो इसको कीवर्ड यानी कीवर्ड भी लिखते हैं KW। मेरा ख्याल है कि पीछे उन्होंने एक एग्जाम्पल में ऐसे लिखा हुआ भी था, या आपकी दूसरी बुक्स भी होंगी, तो कीवर्ड को एज अ कीवर्ड भी कंसीडर किया जाता है, और आप उस कीवर्ड को एज इट इज भी लिख सकते हैं, यानी दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, तो इन दोनों चीज़ों में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ये देख रहे हैं कि हम क्यों भाई सेपरेट करते हैं लेक्सिकल एनालिसिस को सिंटैक्स एनालिसिस से। तो यहाँ पे सर्टेन एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा हुआ है कि जी सिंप्लिसिटी बड़ी ज़्यादा हो जाती है, दूसरी बात एफिशिएंसी, और तीसरी बात है जी पोर्टेबिलिटी। तो वैसे ये चीज़ें बड़ी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब कोई चीज़ सिंपल होगी तो वो एफिशिएंट भी होगी। अब सिंप्लिसिटी क्यों हमारे पास आ रही है, तो आप वैसे तो इस पैराग्राफ में भी वही बात लिखी हुई है जो मैं आपको वैसे जनरली बता रही हूँ, कि आप सिर्फ ये मुझे बताएं कि जब आप किसी भी बिगर प्रोग्राम को या बिगर मॉड्यूल को या किसी भी बड़े काम को, एक आम बड़े काम को आप जब उसको छोटे छोटे कामों में डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। कि आप कहते हैं कि जी मैंने कोई असाइनमेंट करनी है तो आप सारा कुछ ही एक साथ करना स्टार्ट कर दें, या आपने कोई घर का कोई काम करना है तो इट्स ऑलवेज बेटर टू डिवाइड द वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड देन डू दैट। तो वो ईजियर हो जाता है आपके लिए, बिकॉज आपने चीज़ों को डिवाइड कर दिया और अब आप उनको कर रहे हैं।
तो हमारे पास भी जब हम दो फेजेस को अलहदा कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपने कंपाइलर के फेजेस को मज़ीद डिवाइड कर रहे हैं, और उस मज़ीद डिवाइड करने की वजह से हमारा काम मज़ीद आसान हो जाएगा। दैट इज़ अ बेटर थिंग। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करके हम वो क्या कहते हैं, डिवाइड एंड कंकर। जब आप, लेकिन है ये यहाँ पे वो वाला केस नहीं है, यानी इट्स नॉट रिलेटेड टू द हिस्ट्री में तो डिवाइड एंड कंकर का मतलब ये होता है कि आप जब चीज़ों को वैसे टेक्निकली मीनिंग सेम ही है कि जब आप लोगों को डिवाइड कर देते हैं तो क्योंकि उनमें इत्तेफाक नहीं रहता तो फिर आप उनको जल्दी विन कर सकते हैं, ये डिवाइड एंड कनकर का मतलब होता है। लेकिन अगर आप कामों के लिहाज से और उसको उस लिहाज से भी देखें, लिटरल मीनिंग में भी देखें उसको, तो बेसिकली जब आप लोगों को डिवाइड कर रहे हैं तो आपने जो एक बड़ा पूरा एक मुल्क फतह करना है, उसके बजाय आपने उसके लोगों को डिवाइड कर दिया, तो वो उन्होंने सेपरेट पोर्शंस बना लिए अपने, यानी उनमें आपने फूड डलवा दी और वो सेपरेट एंटिटीज बन गई, सिटीज बन गई या स्टेट्स बन गई। तो अब वो स्टेट्स छोटी हो गई हैं तो आपकी इन्वेजन उस पर आसान हो गई है, तो आप उन्हें आसानी से फतह कर सकते हैं, इन्वेड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक फौजी डायलॉग है, या आप ये समझ लें कि जो हिस्ट्री में आपकी ऐसी क्या उसे कहते हैं नेशंस थी जिन्होंने दूसरी नेशंस पे रूल किया, ऑलमोस्ट सब नेशंस ने एक दूसरे पे व्हेन एवर दे गॉट अ चांस तो उन्होंने रूल किया। सो इस तरह उन्होंने रूल किया, डिवाइड करके कंकर किया। अब जब हम इसको प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसे एल्गोरिदम्स में भी पढ़ते हैं, बहुत सी चीज़ों में पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जी हम अपने काम को डिवाइड कर रहे हैं ताकि हम उसको अच्छे तरीके से कर सकें। तो दैट इज़ वाई वी गेट सिंप्लिसिटी। By having a LA as a separate phase, the compiler design is simplified. अब हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। अब उन टेक्निक्स को यूज़ करते हुए हम लेक्सिकल एनालिसिस ज़्यादा आसानी से कर देते हैं, और हम उनको अगर हम उन्हें इकट्ठा डिज़ाइन करें तो वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस हो। लेकिन डिवाइड जब करते हैं सब टास्क में तो डिज़ाइन सिंप्लीफाई हो जाता है, और ये सिंटैक्स एनालिसिस को भी सिंप्लीफाई करता है। और इसके अलावा हमें इन दोनों फेजेस के लिए सेपरेट टूल्स भी मिल जाते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स। तो वो टूल्स जो हैं वो हमें LA भी बनाने देते हैं और SA भी बनाने देते हैं, या टोकनाइज़र भी बनाने देते हैं और पार्सर भी बनाने देते हैं। उसके बाद एफिशिएंसी है। ज़ाहिर है जब आपने एक चीज़ को सेपरेट कर दिया है तो वो डिज़ाइन की एफिशिएंसी तो इंक्रीज़ करेगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। जब एक चीज़ डिवाइड हो गई है तो वो छोटा पोर्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। जब वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगा तो जब वो इकट्ठा होगा तो वो सारी चीज़ भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो सेपरेशन इनटू डिफरेंट मॉड्यूल्स मेक्स इट ईजियर टू परफॉर्म सिंप्लीफिकेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स टू डिफरेंट पैराडिग्म्स। अब आपके पास ये है कि क्योंकि आपने उसको डिवाइड कर दिया तो अब जो कोई चीज़ छोटी होगी उसे आप ऑप्टिमाइज अच्छे तरीके से कर लेंगे। जैसे आपके पीसेस ऑफ कोड ही हैं, तो अगर आपको मैं दे दूं 1000 लाइनों का कोड और कहूँ इससे बैठ के ऑप्टिमाइज करें तो यू विल बी लाइक ओ माय गॉड हाउ टू डू दिस। बट इफ आई मेक लाइक a 50 lines portion and I give it to you every day that you do optimization, so I think कि आप optimization कर लेंगे। और अगर आपको खुद भी 1000 लाइंस का कोड मिले तो आप ये नहीं करेंगे कि मैं आज ही पहले दिन सारी की सारी लाइंस को जो है वो ऑप्टिमाइज करूं, बल्कि आप ये कहेंगे कि लेट्स डिवाइड दिस वर्क इनटू द पोर्शंस टू make the things more efficient. Then we have portability. Yes, portability is also enhanced. That maybe sometimes you make lexical analyzer which are machine independent and which are not machine independent. So these things just go like that. So the most important advantage ये है कि that separation of phases helps in designing special tools to automate the construction of। अच्छा ये बात वैसे मैंने आपको पहले ही बता दी कि फेज को अलग करने से हमें दोनों के लिए जो है वो ऑटोमेटेड टूल्स मिल गए हैं। देखिए मैं इसको हाईलाइट करना चाह रही हूँ लेकिन ये मेरा लैपटॉप मुझे करने नहीं देता।
अच्छा, अब हम यहाँ ये आपको पता चल गया कि जी ये क्या सारी चीज़ें हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी टास्क क्या हैं लेक्सिकल एनालाइजर के। सो द मेन टास्क ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर इज़ टू रीड द सोर्स टेक्स्ट एंड ब्रेक इट इनटू द स्ट्रीम ऑफ टोकन्स। आप उसके सोर्स टेक्स्ट को रीड करते हैं और उसको ब्रेक करते हैं स्ट्रीम्स में। हमें ये बात पता है, हम ये बात बार बार बुक में पढ़ेंगे और जब बुक में आएगी तो मैं बार बार उसे रिपीट करूँगी ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए what these phases are actually, what they mean. And to be very honestly, when you study the subject from its very basics, तो आपको पता चलेगा कि later on in your career you will find it very helpful. Sometimes I really feel like that I did not study subjects from very basics. There are many subjects जो हमारे टीचर्स ने हमें उतने बेसिक से नहीं पढ़ाए, एंड आई ऑलवेज विश्ड कि काश हम इन्हें बहुत डिटेल से पढ़ते ताकि अच्छे तरीके से हमें वो चीज़ें समझ आती, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज द केस. वी आर नॉट ऑलवेज द लकी वन, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू स्टडी वट एवर यू स्टडी एटलीस्ट फ्रॉम मी, तो आपको उसकी बेसिक्स बहुत अच्छी आती हूँ. अभी भी आई जस्ट फील लाइक कि whosoever have studied the automata properly, तो उनको उसकी बेसिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होंगी. चलें खैर, अब हम देखते हैं कि इसके सेकेंडरी टास्क. सबसे पहली चीज़ जो सेकेंडरी टास्क में लिखी हुई वो है फिल्टरिंग द कमेंट लाइंस एंड वाइट स्पेस कैरेक्टर्स. कि हम लोग सबसे पहले फिल्टर करते हैं कमेंट लाइंस को और वाइट स्पेस कैरेक्टर्स को. जितने भी आपके वाइट स्पेस कैरेक्टर्स हैं जैसे टैब स्पेस, न्यू लाइन कैरेक्टर, कमेंट लाइंस, इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रांसलेशन के लिए. और वैसे भी आपको पता है ये तो हम लोग अपनी आसानी के लिए लिखते हैं ना. आपको पता है आप कोडिंग सारी एक ही लाइन में भी करें, नीचे ना भी आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यह है कि हम अपनी आसानी के लिए इन चीज़ों को करते हैं और कोई इसमें जो है वो इशू नहीं होता. उसके बाद जो दूसरी चीज़ ये परफॉर्म करता है दैट इज़ एरर मैसेजेस. ठीक है, हम एरर मैसेजेस को जो है वो डील करते हैं साथ साथ. अब एसोसिएटिंग एरर मैसेजेस इन अदर फेजेस. लेक्सिकल एनालाइजर रीड्स द सोर्स टेक्स्ट कोड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर. while reading it even remembers the line number. और जब भी एरर किसी, अच्छा अब आप यहाँ पे ये देखें, एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमारे पास जब लेक्सिकल एनालाइजर उस सोर्स टेक्स्ट को रीड आउट करता है तो वो उसकी लाइन नंबर को भी याद रखता है. अब हो सकता है कि लेक्सिकल एनालाइजर को कोई गलती महसूस ना हो, वो करेक्टर बाय करेक्टर रीड कर ले और बस बात ख़त्म हो जाए. लेकिन लेटर ऑन जब वो सिंटैक्स एनालाइजर में जाए तो उसको कोई एरर महसूस हो कि ये जी सिंटैक्स में ये ठीक नहीं है, या इसकी लॉजिक ठीक नहीं है, या सिमेंटिक्स में जाके उसको लगे कि मीनिंग ठीक नहीं है, तो इन दोनों फेजेस में जो एरर्स आनी हों तो वो एरर्स तो वो ये फेजेस आइडेंटिफाई कर देंगे. लेकिन इन एरर्स को प्रॉपरली कौन सी चीज़ डील कर रही है, यानी कौन सा फेज है जो ये बता रहा है कि एरर एक्चुअली आई किस लाइन पे है, ये लेक्सिकल एनालिसिस जो है एनालाइजर करता है, यानी कि पार्स से स्कैनर करता है. तो ये इसका मेन काम है. तो हो सकता है कि सारी एरर्स जो है वो स्कैनर ना बताए, लेकिन एटलीस्ट वो बाकी फेजेस को हेल्प आउट ज़रूर करता है एरर्स मैसेजेस को दिखाने के लिए या बताने के लिए. और आपने देखा कि इसी वजह से जब आप किसी भी अच्छे कंपाइलर को यूज़ करते हैं तो आपके पास जो एरर मैसेजेस हैं वो आपको लाइन इंडिकेट करके बताते हैं कि किस लाइन में. इनफैक्ट आप अगर ज़्यादा अच्छे IDE यूज़ करें तो वो जहाँ पे आपकी एरर होती है वो उस लाइन को हाईलाइट कर देते हैं, आपको एग्जैक्टली पता, और आप एरर पे क्लिक करते हैं और आप एरर पे पहुँच जाते हैं कि ये इस वाली जगह पे एरर आ रही है. फिर हमारे पास है कि हम एरर रिकवरी किस तरह करते हैं. तो सबसे पहले तो वो ये बता रहे हैं कि एरर्स, लेक्सिकल एनालिसिस खुद कौन सी एरर्स देखता है, यानी खुद ऐसी कौन सी एरर्स हैं जो लेक्सिकल एनालिसिस को खुद ही पता चल जाती हैं कि ये जी ये ठीक नहीं है या इसमें कोई मसला है, यानी वो डिटेक्ट करता है. तो उसमें सबसे पहली बात है न्यूमेरिक लिटरल्स दैट आर टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे न्यूमेरिक लिटरल्स हैं, जैसे बहुत लंबे हैं जो आपकी लैंग्वेज में अलाउड ही नहीं है, पैटर्न से ही मैच नहीं करे. रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है कि आप इतने नंबर्स लिख सकते हैं,
लेकिन आप उससे ज़्यादा लिख रहे हैं तो वो एरर है और वो लेक्सिकल एनालिसिस को पता चल जाएगी खुद ब खुद। फिर लॉन्ग आइडेंटिफायर्स, आप जब आइडेंटिफायर स्पेसिफाई करते हैं तो उसकी कोई लिमिट होती है। जैसे मैंने आइडेंटिफायर यूज़ करना है नेम इज इक्वल्स टू व्हाट्सोएवर, मैं लिखती हूँ करेक्टर नेम। अब करेक्टर नेम इज़ एन आइडेंटिफायर। आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है ना या C++ पढ़ी है, तो आई होप जिन चीज़ों को मैं रेफ़र कर रही हूँ वो आपको पता हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो इस तरह अब आपने इतना लंबा आइडेंटिफायर ले लिया कि जनाब वो ख़त्म ही होने में नहीं आ रहा, तो उस चीज़ को देखता है। फिर इल फॉर्म्ड न्यूमेरिक लिटरल्स। इल फॉर्म्ड न्यूमेरिक लिटरल्स कौन से हैं? यानी जो मैथमेटिक्स के रूल्स को बिल्कुल ही डिनाई करें। एक तो है ना कि कोई बड़ी टेक्निकल लॉजिकल मिस्टेक है जो कि लेक्सिकल एनालाइजर को पता नहीं चल रही, लेकिन एक है नॉर्मल, यानी जो उसको भी देखते ही पता चल रही है कि जी ये तो काम गलत हो रहा है। तो इल फॉर्म्ड न्यूमेरिकल लिटरल्स ऐसे चीज़ें जो हमें बता देते हैं, जैसे आपने लिखा हो 2+ और आगे बस ख़त्म, यानी अब आगे आप बता ही नहीं रहे 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग, सो दैट इज़ नॉट गिवन। उसके बाद है इनपुट करेक्टर्स दैट आर नॉट इन द सोर्स लैंग्वेज। अब आप ऐसा करेक्टर यूज़ कर रहे हैं जो सोर्स लैंग्वेज में है ही नहीं है, वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते, कोई स्पेशल करेक्टर है। मतलब हो सकता है ना, वैसे तो नॉर्मली आप हर चीज़ को, यानी आपकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के और जो स्पेशल सिंबल्स एटलीस्ट हमारी कीबोर्ड पे हैं उनके मीनिंग्स आपकी लैंग्वेज में होते ही हैं जो हाई लेवल लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं। लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज़ एनी लैंग्वेज विच डू नॉट लाइक द अल्फ़ाबेट S, तो वो उसको यूज़ ही नहीं करते कहीं पे भी। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मतलब ऐसा है नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ है, लेकिन लेट्स से कि इट्स पॉसिबल। वाई? बिकॉज a person is making a language of their own choice, so they can simply skip any of the alphabet if they do not like it or if they want to remove it. लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन हम ज़रूर इस थियोरी को पढ़ते हुए इन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं। अब आगे हमारे पास है जी चीज़, उन्होंने कहा है कि हम इन एरर्स को रिकवर कैसे करते हैं। अब कुछ यहाँ पे रिकवरी की बात हो रही है। डिटेक्शन के बाद ज़रूरी नहीं है कि हर एरर ही हम रिकवर भी करें, ठीक हो गया। अब लेक्सिकल एनालाइजर आप ये देखें कि आपका कंपाइलर, मेरा ख्याल है कि 95% ऑफ द एरर्स जो वो आइडेंटिफाई करता है वो खुद ठीक नहीं करता, बल्कि आपको बता देता है कि जनाब ये एरर्स हैं, काइंडली इनको खुद ठीक करें। तो हम लोग रिकवरी इतनी ज़्यादा नहीं करते, लेकिन फिर भी हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि हम इन चीज़ों को रिकवर कर सकते हैं, इन एरर्स को रिकवर कर सकते हैं। हम अपना लेक्सिकल एनालाइजर डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि वो इन चीज़ों को रिकवर कर सकता है। तो इधर हमारे पास 4 अप्रोचेस लिखी हुई हैं इनको रिकवर करने की। सबसे पहली अप्रोच है डिलीट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन। इफ देयर इज एन अननोन कैरेक्टर सिंपली डिलीट इट। डिलीशन ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड पैनिक मोड। मतलब आपने डिलीट ही कर दिया, आपको समझ नहीं आ रहा। तो ये नहीं कि आप एरर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी हमें बताएं भाई साहब ये कौन सा आपने कैरेक्टर यूज़ किया। नो, वी आर नॉट डूइंग दिस, वी आर जस्ट सेइंग जस्ट डिलीट इट, ख़त्म करें, मुका दें काम। तो ये वाला काम हम यहाँ पे करते हैं। तो वैसे हम ये काम बहुत कम करते हैं और इनफैक्ट हम नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपको थ्योरी में चीज़ें बताई जाती हैं, दीज आर पॉसिबिलिटीज़। इन सारे तरीक़ों को यूज़ करते हुए आप अपना लेक्सिकल एनालाइजर बना सकते हैं, आप उसमें एरर रिकवरी डाल सकते हैं, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, हो सकता है आप ना डालें, आप सिर्फ डिटेक्शन डालें। आप कहें जी सिर्फ मुझे डिटेक्ट करके बताएं, मैं जिस बंदे की एरर्स आएंगी वो उसको खुद ठीक कर लेगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर सिंपली द ऑप्शंस फॉर डिज़ाइनिंग द लेक्सिकल एनालाइजर। दीज आर नॉट कंपल्सरी। तो आपने ये नहीं सोचना कि ओहो मैम हमारा को करेक्टर आए तो वो डिलीट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। या फिर आप ये सोचें कि हमारे पास तो जो कंपाइलर्स अगर अभी तक हमने यूज़ किए हैं वो कुछ भी डिलीट नहीं करते, तो उनके कंपाइलर जिसने डिज़ाइन किया होगा उसने इस चीज़ को पसंद नहीं किया होगा कि वो उसको डिलीट करे, तो इसलिए वो डिलीट नहीं करते होंगे। सो द थिंग इज़ वेरी सिंपल कि इट्स अ पर्सन's ओन चॉइस whosoever is designing the compiler, just like the language. Okay,
तो यहाँ पे सर्टेन डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो वो ये है कि मीनिंग ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकता है। ये तो बड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मीनिंग ऑफ प्रोग्राम चेंज हो जाए, और या फिर ये भी हो सकता है कि होल इनपुट ही डिलीट हो जाए प्रोसेस के दौरान। हो सकता है कि एक चीज़ दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरी तीसरे से रिलेटेड हो, और आपको पहली समझ ना आए, यानी लेक्सिकल एनालाइजर को समझ ना आए, वो पहली को डिलीट करे तो क्योंकि दूसरी उसी से रिलेटेड है तो आपका बड़ा ज़्यादा इनपुट डिलीट हो सकता है उस चक्कर में। तो ये चीज़ हम नहीं करते। वैसे उन्होंने जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है वो तो बड़ी प्लेन एग्जांपल है। दैट इज रिटन कि अगर आपके पास CHA है तो आप उसका एक R डिलीट करके उसे CHAR बना देते हैं। दैट इज द सिंपलेस्ट ऑफ द थिंग वन कैन डू। और ये सारे मैं आपको बता दूं, फिर मैं आपको एक ही बार उसकी एग्जांपल दे दी। उसके बाद इंसर्ट है कि आप क्या करते हैं, आप इंसर्ट करते हैं कि आपके पास या तो कोई एक्स्ट्रा या मिसिंग कैरेक्टर है तो उसको आप मीनिंगफुल टोकन में बना देते हैं। जैसे CHA लिखा हुआ है और आपको पता चला है कि इसके आगे तो R भी होना चाहिए, तो आपने इंसर्ट कर दिया R, तो वो काम हमारा आसान हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसपोज और फिर है रिप्लेस। ट्रांसपोज में क्या है कि आपकी वर्ड्स आगे पीछे हुए हैं, जैसे वाइल लिखा हुआ है तो आपको पता है आप इसे ऐसे करें तो ये वाइल बन जाएगा, तो आपने ट्रांसपोज कर दिया। और रिप्लेस के केस में CHRR लिखा हुआ है तो आपको पता चला कि आप इसे A को R से चेंज कर दें तो आपकी चीज़ जो है वो आसान हो जाएगी। अब अगर आप ये सारी चीज़ें देखें तो ये तो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई IDE यूज़ किया है, व्हेनेवर आई से IDE इट्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या फिर आप ये समझ लें कि आप जो भी कंपाइलर्स यूज़ करते हैं, अगर आप ने यूज़ किया है, आई डोंट नो किया है कि नहीं किया, अगर आप Notepad++ यूज़ करें जिसमें हम कोडिंग करते हैं, या फिर हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करें, या कोई भी ऐसा एडवांस कंपाइलर यूज़ करें जिसमें आप कोडिंग करते हैं और उसके बाद उसमें उसको आप रन करते हैं, तो उसमें होता ही है कि जब आप उसको लिखते हैं तो अब आप CHE लिखेंगे तो आगे आपको खुद ही ऑप्शन दे देगा कि आपने इसके आगे AR लिखना है, दैट इज़ अ कीवर्ड, या इट्स अ टाइप, या इफ़ लिख रहे हैं तो वो बता देगा। और वो कलर्स भी चेंज हो जाते हैं। और आपको पता है आपकी पैरेंथेसिस के भी कलर्स होते हैं, तो अगर आपकी कोई पैरेंथेसिस या ब्रैकेट्स बंद नहीं होती तो वो यानी एक होगी वो ग्रीन आएगी, एक पर्पल आएगी, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये बंद हुई है कि नहीं हुई, और वो लाइंस बन जाती हैं। मैं अभी आपको कुछ स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकती, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी कि अब आपके IDEs इतने डेवलप्ड हैं कि वो आपको राइट ऑन दैट मोमेंट आपको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जिससे आपके एरर्स जो हैं वो कम हो जाते हैं, खुद ब खुद कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको सजेशंस देते हैं साथ साथ। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये उन्हीं बेसिक चीज़ों में शामिल है कि जब आपने IDE डेवलप ऐसा किया है या कंपाइलर ही आपका ऐसा है कि वो लिखते हुए ही आपकी ये वाली चीज़ें रिप्लेस कर देता है और उसको ठीक कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हो तो वो आपके स्पेलिंग्स ठीक कर देता है ना, तो ये यहीं तक है कि आपके इतने से लिटरल्स जो हैं वो चेंज होते हैं। आगे इन्होंने ये एक एग्जांपल दी हुई है, लेकिन थोड़ा सा मसला इस एग्जांपल में ये है कि इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इफ़ ए इकट्ठा है, लेकिन असल में जो यहाँ पे तस्वीर है उसमें ये अलग ही है, तो इसलिए आपको लगेगा कि ये कोई मसला नहीं है। लेकिन बेसिकली वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इफ़ ए अगर इकट्ठा हो तो ब्ला ब्ला ब्ला, ये आप इसको सारी को रीड कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे असल में इन्होंने ठीक ही बात लिखी हुई है, गलत लिखी हुई नहीं है। उसके बाद हमारे पास है सर्टेन डिजायर्ड गोल्स फॉर एरर। हमारे क्या गोल्स है एरर रिकवरी के लिए? हम कहते हैं कि जी इसको एक्यूरेट होना चाहिए। सबसे पहली बात है एरर रिकवरी अगर हो रही है तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। उसके बाद लोकेशन ऑफ एरर रिपोर्टेड शुड बी प्रिसाइज, आपकी लोकेशन बिल्कुल ठीक होनी चाहिए अगर आपकी एरर की कोई भी है। एरर रिकवरी शुड बी क्विक, रिकवरी अगर आप कर रहे हैं तो उसे क्विक भी होना चाहिए, ये नहीं कि स्लो चल रहे हैं, ठीक है। शुड नॉट look into the whole code for recovery. Error recovery should not lead to error cascade. अब आप error cascade ना हो, यानी आपने एक error दूर की है तो आप ट्रैप हो गए हैं मुख्तलिफ एरर्स में एंड सो ऑन। अच्छा, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है, मेरे साथ भी होता था कि जब हम एरर की रिकवरी करते थे, रिकवरी क्या करनी है, यानी ये मैं आपको अपने सेंस में बता रही हूँ कि अगर मुझे कोई एरर किसी ने बता दी मेरे कंपाइलर ने कि आपकी ये एरर है, तो हम उसको दूर करते हैं तो वो 10 एरर्स और आ जाती हैं। दैट्स वेरी कॉमन इफ़ यू आर डूइंग प्रोग्रामिंग। आप एक चीज़ अब कहते हैं अच्छा जी ये इधर ये डिज़ाइन यहाँ पे ठीक नहीं है, हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। वो एक चीज़ आप शिफ्ट करते हैं कोडिंग में कि आपके आउटपुट में ऐसा डिज़ाइन आए,
और बाकी सब कुछ को हवा में पहुंच जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो जाता है। समटाइम्स ऐसे होता है। आई डोंट नो कि आप लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं कि नहीं करते। जस्ट लेट मी नो दैट इफ यू डू सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स और नॉट। बट आई थिंक अभी 1 साल से तो आप लोग जा ही नहीं रहे यूनिवर्सिटी, तो क्या सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स करते होंगे। लेकिन बहरहाल ये है कि वी यूज टू गेट सेमेस्टर प्रोजेक्ट इन ऑलमोस्ट एवरी सेमेस्टर, बिकॉज कोई ना कोई तो कोडिंग का सब्जेक्ट होता ही था, तो उसका फिर एक प्रोजेक्ट भी होता था। So that has made us good programmers. Not everyone, but every class has like 4 to 5 programmers, और बाकी सब जो उनके ग्रुप में फिक्स हो जाते हैं, और एक बंदा कोडिंग करता है और बाकी सब जो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं ये वाला काम करते हैं। तो आई नो दैट दिस हैपन्स एवरीवेयर। चले अभी हम अपना इस जो सेकेंड चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1 यहीं पे एंड करते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी चीज़ों को पढ़ते हैं।